हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने आपको इनसाइड न्यूज़ दिया था कि शाम तक आपके पास एक न्यूज़ आ जाएगी कि बापू परीक्षा परिसर जो है सिर्फ वहीं का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है और री एग्ज़ाम की कोई बात नहीं हो रही है, पेपर लीक की कोई बात नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की कोई बात नहीं हो रही है। तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक सेंटर का जो है वो पेपर कैंसिल किया जाएगा। और देखिए, शाम को कॉन्फ्रेंस जो है वो किया गया और आपको पता चल गया कि यही चीज़ें हुई हैं। खैर, अब तो ये उन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब थोड़ा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि अगर ऐसा होता है कि बापू परीक्षा परिसर का ही अगर सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन देखते हैं, थोड़ा लॉजिकली एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को। देखिए, आयोग ने डेटा दिया है कि 4.8 लाख जो है वो बच्चे फॉर्म उन्होंने फिल किया था। ठीक है, जिसमें से 67% जो है उनका रिप्रेजेंटेशन रहा पेपर में, इतने लोग प्रेजेंट हुए। तो अगर हम देखते हैं कि 4.8 लाख का अगर 67% हम लोग अगर निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3,21,600। ठीक है, हम 3,21,000 इसको मोटा मोटी लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बापू परीक्षा परिसर जो है उसमें कितना कैपेसिटी है, 12,000 बच्चों की कैपेसिटी है उसमें। ठीक, इसका अगर हम 67% निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8,040। ठीक है, यानी इतने बच्चे जो थे प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में, और इतने बच्चे जो हैं वो ऑल ओवर प्रेजेंट हुए थे। ठीक, 67% अगर हम लेकर चलें दोनों ही केसेस में तो ठीक है ना। अब देखिए, अगर इनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो कितने बच्चे बच जाएंगे। अगर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो बचेगा कितना, 3,13,560। ठीक, इतने बच्चे जो है जो बच गए हैं, इन्होंने पेपर दे दिया है। अब इतने बच्चे जो हैं इनका पेपर जो है कराना है। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ है कि इस बार पैटर्न बहुत चेंज हुआ, हमें पता है, अच्छी तरीके से पता है, और फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि सिविल सर्विसेज का पेपर है, वो ग्रुप डी का पेपर लग रहा है। आप खुद से देख सकते हैं, एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, पटवारी का पेपर लगेगा आपको। ठीक ना। तो क्या है, अब उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर इनको अगर दिया जाए तो इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है अभी। ठीक है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे, आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, किस डोमेन में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनके पास तो एक एज रहेगी ही रहेगी। ठीक, मैं बता रही हूँ। और चूंकि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ये 67% नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। 67 से काफ़ी ज़्यादा जाएगा, 80% आप मान सकते हो कि इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको अब टाइम भी मिल गया है और ये प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हैं। ठीक, तो इन लोगों के साथ हो जाएगा अन्याय। ये जो 3,13,000 बच्चे हैं ना, इनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक सेंटर का पेपर नहीं आपने कैंसिल किया है। एक सेंटर होता है, 500 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे होते हैं, यहाँ पे 12,000 की कैपेसिटी है। ठीक ना, तो कम से कम 12 से 13 गुना एक सेंटर से ज़्यादा बच्चे यहाँ बैठे हैं। आप 12 से 13 जो है सेंटर का जो है पेपर कैंसिल आप कर रहे हो। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। औरंगाबाद में हुआ था 66 बीपीएससी में, तो वो एक छोटे सेंटर का हुआ था। ठीक, 500,000 बच्चे रहे होंगे, वहाँ से किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। खैर, वो तो स्कैम की बात है, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन बच्चों को एक एज जो है वो मिल जाएगी, और ये 8,040 नहीं, ये 10,040 पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अगर अब दूसरा सिनेरियो हम लोग लेके चलते हैं कि मान लीजिए पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, जो कम चांसेस है, बट मान लीजिए कि प्रेडिक्ट नहीं कर पाए बच्चे, इस वजह से पैटर्न अगर चेंज हो गया, तो फिर ये 8,000 बच्चों के साथ जो है 10,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ तो हो गई। या तो इनके साथ गलत होगा या इनके साथ गलत होगा, एक के साथ तो गलत होना ही होना है। ठीक, एक चीज़ आज मैंने देखी है किसी चैनल पे कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें न्याय मिल गया, हमें तो जस्टिस मिल गया, ऑल द वेरी बेस्ट, यही तो होना ही था। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो गया, जस्टिस मिल गया हमें। लेकिन कितने सारे सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम आई थी, कहाँ कहाँ मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है। आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जो है वो कमेंट्स देख सकते हो, मैंने खुद से स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। तो इनजस्टिस तो उन लोगों के साथ भी हो गया ना। तो जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग भी एनालिसिस करा रहे हैं क्वेश्चन पेपर का,
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनका क्या मेंटल स्टेट है कि आप कितना गिरोगे। आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे 3,13,000 बच्चे हैं जिनके साथ गलत हुआ है। खैर गलत तो बहुत पहले से हो रहा है। कभी 4.8 लाख जो बच्चे हैं उनके लिए आपने 90,000 के साथ गलत कर दिया। आज जो है 8,000 बच्चे, आप 12,000 मान लो, उनकी वजह से जो है आप 3,13,560 बच्चों के साथ आप गलत कर सकते हो और कर रहे हो, ठीक ना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन है कि चित भी मेरा पट भी मेरा। आपको जब जो करने का मन करता है आप वो करते हो। गलती आपसे हुई है, आयोग से हुई है गलती। चोर भी आयोग है, वकील भी आयोग है और जज भी आयोग है। मतलब हम अपनी तरफ से करेंगे ना, जो भी करेंगे। पेपर हम कंडक्ट करा रहे हैं, उसमें जो मैनेजमेंट है वो हमारा होगा। मिसमैनेजमेंट जो हुआ है उसके लिए भी हम जो आंसरेबल नहीं है। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जहाँ पे चेयरमैन सर भड़क गए थे, उन्होंने आंसर नहीं दिया। बट यू शुड बी आंसरेबल, नो। आपको तो होना पड़ेगा ना। आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको तो आंसरेबिलिटी रहनी चाहिए, वहाँ पे आपको आंसर देना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आयोग ना आंसरेबल है ना रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लेंगे, खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही वकील बन जाएंगे, खुद ही डिसीजन दे देंगे। तो न्याय हम कैसे इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो अपनी सारी गलतियों को छुपाने के लिए, एक गलती को छुपाने के लिए कितनी गलतियां करते आ रहे हैं। कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं। वैसे ही गलती तभी हुई थी जब सर्वर खराब हुआ था, लेकिन वो छुपाते 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 आज परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं, ठीक ना। आप अतुल प्रसाद सर को याद करो, जब ऑप्शन ई आता था, आपको याद होगा ABCDE आ रहा था, तब उन्होंने क्या किया था, बच्चों से वोटिंग कराई थी। जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनके पास ऑप्शन था कि आपको ई ऑप्शन चाहिए कि नहीं, आप बता दीजिए, हम वो लागू करेंगे। तो जिनको एग्जाम देना था उन्होंने उनसे पूछा, जब बच्चों ने ये कहा, मेजॉरिटी बच्चों ने कहा कि हमें ई ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ई ऑप्शन हट गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कोचिंग माफियाज के साथ मीटिंग कर रहे हो। आपको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बच्चे आपके पास आके प्रॉब्लम सुना रहे हैं, जिनके लिए आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, बच्चों के हितों की बात कह रहे हो, आप उन्हीं को भगा देते हो, आप उनसे बात ही नहीं करते, है ना। जिनको पेपर देना नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आ गए, आप उनसे जो है डिस्कस करते हो, फिर उनसे नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाती है, फिर उनके थ्रू पता नहीं क्या चीज़ें आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज कर देते हो। क्योंकि जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो तो ग्रुप डी की ही तैयारी कराते थे पहले, वो तो कहीं ऑथेंटिक BPSC के मुझे लगता है टीचर भी नहीं है, तो उनके ही लेवल का आ रहा है क्वेश्चन पेपर। तो इससे क्या समझ आ रहा है। हाँ, एक और बात, EOU जो है उन्होंने 3 कोचिंग माफियाज का नाम लिया है। अब कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो 3 कौन है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि रियलिटी में रंगा CR कौन है ना। जिसे हम सोच रहे वही है या कोई और है। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि ये जो डिसीजन है ना वो सही है कि आप एक एग्जामिनेशन सेंटर का जो एग्ज़ाम है कैंसिल करा रहे हो। छोटा सा सेंटर होता कोई बात नहीं होती, लेकिन वो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, 12,000 की वहाँ पे कैपेसिटी है, ठीक ना। 12 से 13 गुना, मैं तो कहती हूँ आप 20 गुना मान लो कि एक एग्जामिनेशन सेंटर में जितने बच्चे फिट होते हैं उसका 20 गुना आप मान लो कि यहाँ पे फिट हो जाएंगे। आप कैसे कह रहे हो कि एक सेंटर का बस एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। अभी भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आप कट ऑफ कैसे डिसाइड करोगे। उनका कट ऑफ अलग होगा, 12,000 जो बच्चे हैं, 10,000 भी प्रेजेंट हुए, उनका कट ऑफ अलग होगा, हमारा कट ऑफ अलग होगा। आप नॉर्मलाइजेशन लाओगे, क्या करोगे नहीं करोगे, कोई क्लैरिटी नाम की चीज़ तो है नहीं। हम पूछ नहीं सकते, हम किससे पूछें। आपको जो करना है आप अपने मन की मनमानी करोगे, दैट्स इट। तो बात बस इतनी सी है कि पहले 90,000 के साथ गलत हुआ था, आज 3,13,000 के साथ गलत हो रहा है, फिर हम सबके साथ गलत होगा, आने वाली पीढ़ियों के साथ गलत होगा, और ये साइकिल जो है वो नेवर एंडिंग साइकिल चलता रहेगा। बाकी हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो घबराहट है, जो एंग्जाइटी है, उससे आयोग को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये अगर छात्रों के हितों की बात करते ना तो हमसे एटलीस्ट बात करते। जैसे माननीय अतुल प्रसाद सर हैं, उन्होंने बच्चों से हमेशा पूछा, वो अभिभावक बन के खड़े थे, ठीक। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। इवन के पाठक सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो हमेशा बच्चों के लिए सोचते थे। लेकिन आपको तो बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, अभ्यर्थियों से मतलब ही नहीं है। आप उनको बोलते हो नॉन सीरियस, आप उनको बोलते हो क्रिमिनल्स। अगर हम अपना ग्रीवांस आपके सामने रखें तो आप पिटवा देते हो, आप थप्पड़ मरवा देते हो। हमारी तो कोई औकात है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं, हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हम सबको दिख रहा है।
कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैम है और जो अभ्यर्थियों का जो विश्वास है वो आप खो चुके हो, पूरी तरीके से खो चुके हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आयोग किसी की भी अभी सुनेगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करने से वो मानने वाले हैं। बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि रामांशु सर का जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक बार वो भी करके देखते हैं। ये सत्याग्रह है, ठीक है, ये बहुत ही साइलेंट वे में हमारी जो मांगे हैं और हमारे साथ जो गलत हुआ है हम वहाँ पे रखेंगे। ठीक, आज़ादी की लड़ाई भी ऐसी ही लड़ी थी हमने, और अभी भी हमारा प्लान कुछ ऐसा ही है कि हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे। यहाँ कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शांति से जो सत्य है वो सामने रखेंगे और इस उम्मीद में रखेंगे कि हमें न्याय मिलेगा। ये एक आखिरी कोशिश है और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके साथ अगर वायलेंस होता है, कुछ भी होता है, आप शांत रहना। ठीक है, वायलेंट ज़्यादा मत होना, कुछ भी मत करना। ठीक है, कहते हैं ना कि एक थप्पड़ कोई गाल पे मार दे तो अपना दूसरा गाल भी उसको दे दो। ये होता है साइलेंट तरीके से बॉयकॉट करना। तो हमें वही करना है, शांत तरीके से बॉयकॉट करना उनका डिसीजन। कहाँ पे होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 18 दिसंबर 2024 10 बजे गर्दनी बाग पटना। ठीक है, तो लोकेशन आपका क्या रहेगा, गर्दनी बाग। कितनी तारीख को, 10 दिसंबर 2024, और कब, 10 बजे। एक और न्यूज़ है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है वो रिजल्ट बाहर आ गया है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अन्याय हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और जितने लोग भी सोच रहे हैं ना कि मेरा 100 नंबर आ गया है, मेरा 110 नंबर आ गया है तो मैं रेस में हूँ, जी नहीं, आप कहीं से भी रेस में नहीं हैं। क्योंकि बात पहली चीज़ प्रीलिम्स की है ही नहीं। अगर प्रीलिम्स में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है ना जो हमारे सामने है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपका मेंस में हो जाएगा, इंटरव्यू में हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और हम शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह करने वाले हैं 18 दिसंबर 2024 को 10 बजे गर्दनी बाग पटना। जो लोग भी बिहार में हैं कृपया पटना चले जाइएगा। जो काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं, दिल्ली में हैं, अदर स्टेट में, उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके लिए फिजिबल है, जो बिहार में है, प्लीज़ चले जाइएगा। एक दिन अपने करियर के लिए आप दे सकते हो, नहीं तो आपके साथ अन्याय होगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 70वीं होकर ख़त्म हो जाएगा, 71वीं में भी होगा, 72वीं में भी होगा। हम ही नहीं, हमारी पीढ़ियों के साथ, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके साथ भी होगा। ठीक, और जो लोग भी सोच रहे हैं कि वो कट ऑफ उनका वो है, पार कर लेंगे 100 नंबर लाके, 110 नंबर लाके, नहीं जी, आंसर की आने दीजिए, देख लीजिए कि आपका क्या मार्क्स कितना डाउन होता है। और पहली चीज़, अगर बापू परीक्षा परिसर में बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो आप पहले ही रेस से बाहर हो, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर लेंगे। और वो भी अगर सोच रहे हैं कि हमने पेपर दे दिया तो हम रेस में हैं, तो नहीं जी, आप नहीं हो रेस में, क्योंकि 1000 बच्चों के पास भी अगर पेपर पहले से था और पेपर जो है लीक हुआ था तो आप भी रेस से बाहर हो। ठीक, तो जिसको खुश होना है खुश हो जाइए। जो भी वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ हमें न्याय मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आपके कॉमन सेंस की बात है। आपका सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट जैसा परसेप्शन है कि नहीं, माइंडसेट है कि नहीं, विजन है कि नहीं, वो आप जानो, आप समझो। ठीक है, बाकी जितनी बात हम लोग बता सकते हैं अपनी तरफ से बता रहे हैं, कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है। मैं चाहूँगी कि आप प्रेजेंट रहो, अगर आपके लिए फिजिबल है पटना आना तो। मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही कि आप दिल्ली से आ जाओ, आप बाहर अदर स्टेट से आ जाओ। मैं जानती हूँ कि बार बार ये करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मैं खुद भी उसी सिचुएशन में हूँ। तो जितने लोग भी पहुँच सकते हैं पहुँचिए। ये आखिरी एक कोशिश अपनी तरफ से करके देख लेते हैं। बट आयोग बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो री एग्ज़ाम कराए या पेपर कैंसिल करे, बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाए, है ना। वहाँ पे एक ग्रुप भी है हमारा जहाँ पे रात को जो भी है डिस्कशन चलता है। डिस्कशन के लिए एक अलग ग्रुप है जो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी रात को 7 बजे के बाद वहाँ पे एक लिंक आपको मिल भी जाता है जहाँ आप जाके आराम से डिस्कशन कर सकते हो। सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, बीपीएससी वाले मोस्टली उसमें, तो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, रिलेटेबल लगता है, आपको अपडेट्स चाहिए, आपको लगता है कि आपका मेरे साथ जुड़ाव है, हम सेम माइंडसेट के हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय सिया राम, राधे राधे।